हेलो दोस्तों, मैं अंजलि त्रिवेदी आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। यदि आप वो वीडियोज़ देख लेते हैं तो उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्रिया को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि टेट, सीटेट, सुपर टेट या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में मैं और भी इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को हेल्प मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये क्रिया है क्या। तो दोस्तों, क्रिया जो है ये एक विकारी शब्द है। अब सवाल उठता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो शब्द लिंग, वचन और पुरुष के द्वारा बदल जाएं तो वही शब्द होंगे विकारी शब्द। तो दोस्तों, ये जो क्रिया है एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी हम जानते हैं। अब धातु क्या है? तो धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाए वही धातु है, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु होता है। क्रिया के साधारण रूप में अंत में अगर ना लगा रहे तो वहाँ पर क्रिया हो जाएगी, और उसके पहले अगर ना लगे तो वहाँ पे धातु हो जाती है। धातु प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना क्रिया है क्या, अब जानेंगे क्रिया की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, शब्द के जिस रूप से क्रिया के कार्य होने का या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वही क्रिया होती है। उदाहरण: पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, आना, जाना, खेलना आदि। दोस्तों, ये रही क्रिया की परिभाषा। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिया के भेद। तो दोस्तों, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। दोस्तों, यहाँ पर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों, अब हम जानेंगे ये सकर्मक क्रिया क्या होती है। आइए जानते हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, खेलना। अर्थात जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है वो क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण: गाय घास खाती है, तो यहाँ पर जो घास है वो कर्म है। गाय घास खा रही है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। धोबी कपड़े धोता है, वैभव ने कहानी लिखी। तो ये जो है उदाहरण सकर्मक क्रिया के उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधा कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गाय घास खाती है, तो गाय क्या खाती है? अर्थात घास। दोस्तों, इस सेंटेंस में प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का पूरा अर्थ देते हैं कर्म कहलाते हैं, और ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे सकर्मक क्रियाओं के भेद। तो दोस्तों, सकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों, आइए जानते हैं एक कर्मक क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन गाना गा रहा है, इसमें गाना कर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल एक कर्म के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। आइए जानते हैं द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जिस क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन भैंस से दूध दूहता है, इसमें दूहता है क्रिया का कर्म गाय और दूध है। दोस्तों, इस सेंटेंस में भैंस और दूध
इन दो कर्मों का यूज होने से इस सेंटेंस में द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, मैं द्विकर्मक क्रिया को पहचानने का एक बेस्ट तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दोनों कर्म होंगे उनमें से एक होगा सजीव और दूसरा होगा निर्जीव, यानी कि एक होगा प्राणीवाचक और दूसरा होगा अप्राणीवाचक। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो इस सेंटेंस में भी दो कर्म यूज हुए हैं, एक हुआ विद्यार्थी और दूसरा हुआ पुस्तक, जो कि विद्यार्थी एक प्राणीवाचक यानी कि सजीव कर्म है और पुस्तक निर्जीव कर्म है। तो ये हुए दोस्तों सकर्मक क्रियाओं के भेद। आइए अब डिस्कस करते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। तो दोस्तों, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, हंसना, नहाना। तो दोस्तों, जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है और इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वे होती हैं अकर्मक क्रियाएं। दोस्तों, अ प्लस कर्म यानी बिना कर्म के, इसके नाम से ही पता चल रहा है। दोस्तों, उदाहरण दिया गया है, घोड़ा दौड़ता है, बच्चा रोता है, सूर्य चमकता है। दोस्तों, इन उदाहरणों में हमने देखा कि यहाँ पर कर्म का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों, उपर्युक्त वाक्यों में उपस्थित क्रियाओं दौड़ता, रोता, चमकता का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, अर्थात क्रियाएं अपने आप पूर्ण अर्थ दे रही हैं। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे घोड़ा दौड़ता है, प्रश्न क्या, उत्तर कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। दोस्तों, अगर सेंटेंस में हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर कुछ भी ना मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई कर्म यूज ही नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, जिसमें से पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया, छठा है कृदंत क्रिया, सातवां है सहायक क्रिया और आठवां है सजातीय क्रिया। दोस्तों, अब हम इन्हीं प्रकारों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रकार यानी कि सामान्य क्रिया को हम पढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सामान्य क्रिया क्या है। यदि किसी वाक्य में एक कार्य हो तथा एक ही क्रियापद हो तो वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। दोस्तों, जहाँ पर केवल एक काम किया गया हो और एक क्रिया के साथ, तो वहाँ पर सामान्य क्रिया हो जाएगी। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों, इस उदाहरण में एक ही क्रिया है यानी कि पढ़ना और एक ही काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सामान्य क्रिया हो जाएगी। दोस्तों, सामान्य क्रिया पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है कि क्रिया के पीछे ना लगा होता है। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना। तो अगर इन क्रिया शब्दों से कोई सेंटेंस बन रहा है तो वहाँ पर सामान्य क्रिया हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संयुक्त क्रिया क्या है। यदि किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रिया रूप एक साथ प्रयोग होते हैं तब वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। अर्थात दोस्तों, जिस सेंटेंस में दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर आ जाती हैं तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाती है। उदाहरण, आपने पाठ पढ़ लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना और लिया ये दोनों जो हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे है तुम घर चले जाओ, तो यहाँ पर चले जाओ दो क्रियाएं यूज हुई हैं, इसलिए यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। दोस्तों, पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। जहाँ पर दो क्रियाएं की जाती हैं तो एक पहले पूर्ण हो जाती है, तो जो पहले पूर्ण हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है, अर्थात जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त होती हैं और क्रिया विशेषण का कार्य करती हैं। दोस्तों, मूल धातु में कर या करके लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है।
दोस्तों यहाँ पर उदाहरण में दिया है मोहन पढ़कर सो गया। तो दोस्तों यहाँ पर दो क्रियाएं घटित हुई हैं, पढ़ना और सोना, लेकिन जो पढ़ना क्रिया हुई है वो पहले ही प्रयुक्त हुई, अर्थात यहाँ पर जो पढ़ने वाला काम था वो पहले ही समाप्त होकर दूसरी क्रिया हुई है। इस वजह से यहाँ पर इस उदाहरण में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आइए दोस्तों इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सौरभ ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, आलोक खेलकर बैठ गया, विनय खाना खाकर स्कूल गया और अर्पित दौड़कर कक्षा में गया। तो दोस्तों यहाँ पर इन चारों वाक्यों में क्रमशः उत्तर दिया, बैठ गया, स्कूल गया, कक्षा में गया के पूर्व देखकर, खेलकर, खाकर और दौड़कर क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं। इसलिए पूर्व में आने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों यदि वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके दूसरे से करवाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह होता है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता, वो दूसरे से करवाता है, तो जो वो काम करवाया जाता है वही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। तो यहाँ पर माँ करता है और ये स्वयं भोजन नहीं बना रही है, अपनी बेटी से बनवा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आइए देखते हैं क्रिया का अगला प्रकार यानी कि नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण, चमकना, रंगना, अपनाना। दोस्तों ये अपना मूल रूप छोड़कर अपना स्वरूप बदल देती हैं। जैसे संज्ञा शब्द है हाथ, तो इससे जो क्रिया बनेगी हथियाना। इसी प्रकार बात से बतियाना। और लालच वर्ड है, ये विशेषण है, इससे बनेगी क्रिया ललचाना। इसी प्रकार नरम से नरमाना। तो ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं कृदंत क्रिया। तो दोस्तों जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलना और दौड़ना। इन शब्दों में अगर हम कृत प्रत्यय जोड़ देंगे तो इनका स्वरूप बदल जाएगा और हमें नई क्रिया मिलेगी चलता और दौड़ता। तो ये जो नया रूप बदल कर आएगा यही होंगी कृदंत क्रिया। आइए दोस्तों अगली क्रिया डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सहायक क्रिया। तो दोस्तों मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। ये वाक्य के काल का परिचय करवाती हैं। दोस्तों ये मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए होती हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वाक्य के काल का परिचय हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया सहायक क्रिया हो जाएगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं सजातीय क्रिया, जो कि हमारी लास्ट क्रिया है। दोस्तों यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद एक ही धातु के बने हों तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मैंने चढ़ाई चढ़ी। दोस्तों जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो तो वहाँ पर सजातीय क्रिया हो जाएगी। जैसे वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, वह अच्छा खेल खेल रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल सजातीय क्रिया के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। दोस्तों इस सेशन में हमने क्रिया की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स, उसके प्रकार, उनके प्रकारों के एग्जाम्पल्स और परिभाषाएं सब कुछ बहुत ही अच्छे से जान लिया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।